अगर किसी बच्चे ने बाद में सुननी हो तो वो सुन ले। सो हम ये बात कर रहे हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हेल्प करती है आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यानी आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने में आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। और करते आप ये हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है आपने जो कि एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो। मुझे ना 1 मिनट अपना स्टाइलस पिक करने हैं ताकि मैं आपको लिख के भी बता सकूं। तो बच्चों आपके पास इस तरह की जो ओडी से हमारा मतलब ये है, पेंसिल, तो ओडी से हमारा मतलब है इस तरह की इक्वेशन y डबल डैश प्लस 6 टाइम्स y डैश प्लस 5 टाइम्स y कर लो इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन भी हो सकती है, तो यहाँ पे कोई साइन ओमेगा टी भी हो सकता है। तो इस तरह की इक्वेशन जो कि हमारी सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये कि y डैश का मतलब है dy बाय dx, ठीक है, एक वेरिएबल पे डिपेंड करी, pd की बात नहीं कर रहे। pd वो इक्वेशन होती हैं कि जिनमें आपका y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वो मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो। सो अगर एक नॉर्मल pd को देखें तो वो एक इस तरह की इक्वेशन होती है, del of let's say x which means del of del x तो x स्क्वायर नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, साइन कुछ कर लेते हैं, तो प्लस इसी तरह कर ली बाय कर ली y ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे वही साइन आ जाएगा, वही साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पर भी कर ली बाय कर ली z ऑफ सम फंक्शन। तो अगर इस तरह की 3 वेरिएबल पे डिपेंड करने वाली इक्वेशन हो तो उसको हम pd कहते हैं, और अगर 1 वेरिएबल पे डिपेंड करने वाली इक्वेशन हो तो उसको हम ODE कहते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फायदा हमें ये होगा कि हम उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इसमें हमें इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, ठीक है, हमें ये बताया होगा कि जो y है वो y डैश जो है वो किस y के इक्वल है, या हमें बेसिकली कंडीशंस दी होंगी, तो उसके ऊपर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और वो जो आपकी इक्वेशन होगी यानी इस तरह की ओडी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी एक सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन में। जैसे कि आपके पास ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है x + 1 = 0, इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी हो तो आप कुछ नहीं करना, आपने बस चंद एक प्लस माइनस की चीजें करनी है, कुछ चीजें मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है, तो आपके पास जो है वो x आ जाएगा। सो फिर आप उसको अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके यू सॉल्व दैट अलजेब्रिक इक्वेशन, और उसके बाद अब वापस जो है वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और आपके पास जो पहले आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट किया अलजेब्रिक इक्वेशन में, फिर जो उसका जवाब आया उसको आपने लैप्लास इनवर्स लगाकर दोबारा अपने y वेरिएबल में या x वेरिएबल में कन्वर्ट किया। तो इस तरह आप उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया आपको? यस मैम। अच्छा, तो उसके बाद ये जो मैं रिकॉर्डेड मीटिंग है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सके, क्योंकि हमारी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने इस मीटिंग को ज्वाइन करके यहीं पर आपने क्लास लेनी है। आप कुछ बच्चे में भी उनके पास में भी इतना इंटरनेट स्टेबल ना हो तो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये है क्या चीज, अब जो हमारा ODE है उनको तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि सिंपल फंक्शंस के ऊपर लगा लगा के देखेंगे इसको कि उनका जवाब क्या आता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल फंक्शंस की क्या होती है, ठीक हो गया। तो चल रही तो वरना मैं वही लगा दूँ।
लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला जो है वो तो ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, मैं आपको चलो इसकी थोड़ी सी फिजिकल आपको इंटरप्रिटेशन बता दूं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के आपने सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर आपको एक पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको फोरियर सीरीज में एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो उसको फिर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म के जरिए, लेप्लास इंटीग्रल के जरिए क्या कहते हैं, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके आते हैं। वहां पर ओमेगा था हमारे पास, तो हम एफ ऑफ टी से कहाँ जा रहे थे, एफ ऑफ ओमेगा में। ठीक है, इस तरह हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते थे। और उसका हमें फायदा क्या होता था, अगर आपने लेक्चर सुने हो तो हमने देखा कि टाइम बेस्ड जो हमारी स्पेस है उससे जब हम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी बेस्ड स्पेस में लेके आते थे तो हमें पता ये चलता था कि उस टाइम बेस्ड सिग्नल में कितनी फ्रीक्वेंसीज जो है वो प्रेजेंट हैं, तब वो टाइम बेस्ड सिग्नल बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपका एक सिग्नल जो है वो इस तरह का है कि ये 1 है और उसके ऊपर सिग्नल की इस तरह की लाइन है, या आपका मे बी सिग्नल जो है वो एक पल्स है और फिर वो इस तरह डिके कर रहा है, तो अगर इस तरह का आपके पास सिग्नल है तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सिग्नल जो है, जो कि एक पल्स की फॉर्म में होगा, ये बहुत सारी वेव से मिलकर बना है और यहाँ पर आपको वो सारी वेव जो है उनके बारे में पता चल जाएगा और आप बेसिकली ये फाइंड कर सकेंगे कि ये वाला जो सिग्नल है वो किन किन फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना हुआ है। और हमने देखा कि कोई जो फंक्शन है वो स्पेस में, जो आपकी टाइम स्पेस है उसमें जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होगा वो फ्रीक्वेंसी स्पेस में उतना ही ज्यादा फैला होगा। यानी अगर बिल्कुल एक इस तरह की पल्स है तो वो ये टाइम डोमेन में इस तरह की पल्स है, तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, डोमेन है उसमें ये पल्स जो है वो एक इस तरह की नजर आएगी। बेसिकली अगर इसको सही से ड्रॉ करें तो ये इस तरह नजर आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की होगी। यानी जैसे हमने तभी बात की थी कि अगर हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन इन टाइम एंड यहाँ पर एनर्जी कह सकते हैं या पोजीशन और वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी है, यानी एक स्पेस में आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो दूसरी स्पेस में बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म था जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम आ जाते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की समझ ले कि एक बेहतर शक्ल है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी, ये था, याद है आपको। यहाँ पर ओमेगा था और फिर हम कहते थे दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ओमेगा। ये क्या करता है, इंटेग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म का इंटेग्रल ये करता है कि हमारे फंक्शन ऑफ टी को, टी क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है यहाँ पर, तो फंक्शन ऑफ टी को ट्रांसफॉर्म कर देता है फंक्शन ऑफ ओमेगा में। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा आ गया तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा, उसमें टी खत्म हो चुका होगा। यानी हमने एक फंक्शन को स्पेस टाइम डायमेंशन से उठाकर या टाइम, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली टाइम, आप किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं। ठीक है, आपका वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, ये नेसेसरी नहीं है कि टाइम डोमेन की बात करें आप। तो टी वेरिएबल से आपने उठा के उसको फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी स्पेस में आप उसको देख रहे हैं। इसी तरह जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसमें अगर आप ये एस आ रहा है इसमें, तो ये क्या कर रही है, ये टाइम बेस्ड सिग्नल को या टाइम स्पेस से लेके फंक्शन को किस में चेंज कर रही है, एस स्पेस में। आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ एस है ना, तो ये एस स्पेस में चेंज कर रही है। अब ये जो एस स्पेस है ये क्या है, ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स स्पेस है। एस जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एस को आप लिख सकते हो सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा। तो अगर आप एस ले और उसके अंदर सिग्मा को कर दें 0, तो एस किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा ओमेगा के। ठीक है, तो फिर जो हमारी ट्रांसफॉर्म होगी ना उसमें एस की जगह अगर आप आयोटा ओमेगा पुट कर दें तो ये ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर आप एस लेते हैं, सिग्मा 0 नहीं होता, आपका रियल पार्ट एस का 0 नहीं होता, तो फिर ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर आपका रियल पार्ट 0 हो जाता है तो फिर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म। बात समझ आ रही है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म मोर जनरल फॉर्म है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की,
और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो इसका एक स्मॉलर वर्जन है। फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ हमें ये इमेजिनरी पार्ट को, अगर हम रियल पार्ट को जीरो कर दें, इमेजिनरी पार्ट को लें तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और अगर आप रियल पार्ट को भी लें तो इन दोनों को ऐड करके आपका एक नया वेरिएबल एस बनेगा। और अब आपका जो इंटेग्रल होगा, इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म के बाद जो आपका फंक्शन आएगा एफ ऑफ एस, ये फंक्शन को आप अब जैसे मैंने आपको बताया ना, डेस्मोस एक कैलकुलेटर है, उसके अंदर आप प्लॉट कर सकते हैं फंक्शंस को। तो अब आप इस फंक्शन को उठा के उसके ऊपर प्लॉट करके नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो है वो रियल स्पेस के लिए है। अब आपका जो फंक्शन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन का फंक्शन है, ठीक है। अब आप उसको वहां प्लॉट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आप रियल प्लेन पे एफ ऑफ एस का जो भी आंसर आएगा उसको जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये आपने याद रखना है कि एस जो है इज नॉट अ रियल नंबर, it's a complex number, it has some part real and the other part imaginary। बात समझ आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो फिर हमें ये पता चला कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो टी स्पेस से फंक्शन को एस स्पेस में चेंज कर देगी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्पेस है। और हमें फंक्शन के बारे में बेसिकली हमें फंक्शन की वैल्यूज, फंक्शन के पोल्स, उसकी इन्फिनिटीज, सारी चीजें जो है वो मालूम हो सकती हैं। एक और बात मजे की ये कि जो फंक्शन है वो हमारा मतलब कुछ इस तरह का लेट से होगा ना, ये साइन है, लेट से साइन इस तरह का फंक्शन होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्पेस है आपकी, आपने एमएमपी 1 में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स स्पेस जो है वो 2 डायमेंशनल है। तो ये तो 1 डायमेंशनल है ना, इसमें देखो कि आपके पास ये लाइन के तौर पे आ रहा है। जो हमारी आपका जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो यहाँ पे इसमें एक रियल नंबर होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं होता, आयोटा ओमेगा होता है, यहाँ पे सिग्मा होता है, इसको हम रियल कहते हैं, यहाँ पे ओमेगा होता है, या जो भी कॉम्प्लेक्स उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो होता है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग और रियल पार्ट इसके लॉन्ग, और उसमें भी अगर नेगेटिव हो तो उधर चला जाएगा, इसमें अगर नेगेटिव हो तो नीचे चला जाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन बनती है, और अब आपके पास जो है वो एक लाइंस नहीं होंगी बल्कि 2D स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो यानी आप 1D से आप 2D में जाके जो है वो फंक्शन को देख रहे हैं, जब आप उसको एस स्पेस में जाके एस स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है। एक तो ये कि जैसे हमने ऊपर देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल जो आपके अलजेब्रिक उनको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा आप जो है वो ना सिर्फ आपने फंक्शन की जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो आप टाइम से फ्रीक्वेंसी स्पेस में जाकर उसकी मालूमात लेते हैं ना कि एक फंक्शन में कितनी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, किन किन फ्रीक्वेंसी से मिलके ये हमारा कोई फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर आप उसके अलावा भी मालूमात ले सकते हैं, पोल्स की मालूमात ले सकते हैं, वैल्यूज की मालूमात ले सकते हैं। आप बेसिकली 2 डायमेंशन में अपने पूरे फंक्शन को देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो और फॉर्मूला अब आपने सारी फिजिकल सिग्निफिकेंस को बस याद रखना है, इसको याद करना नहीं है। अब आपने जो है ये फॉर्मूला याद रखना है। हमारा फॉर्मूला जो है वो एफ ऑफ एस है। एफ ऑफ एस आएगा जब आप फंक्शन ऑफ टी को टी पर इंटीग्रेट कर देंगे, और ये जो भी आपका फंक्शन है जिसके हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है एफ ऑफ टी, वो यहाँ पे आएगा। टी डिपेंडेंट हो सकता है, एक्स डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। और ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी जो है ये आपका वो कर्नल है, या वो फंक्शन है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करेगा। कई तरह की इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होती है। एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी, उसमें ई रेज़्ड टू पावर ये जो ई था ये कुछ और था, इसमें ई कुछ और है। कुछ और भी ट्रांसफॉर्म होती है, उनमें बेसिकली हर एक ट्रांसफॉर्म में, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में होता ये है कि आपके पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने इंटीग्रेट कर देना है, तो आपका फंक्शन जो है वो एक तरह की स्पेस से दूसरी तरह की स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी तरह जैसे हम वहां पर एक जो है वो फैंसी सा एफ लिख कर रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर भी हम जो है वो इस तरह का एल लिख कर फंक्शन को हम कहेंगे एफ ऑफ टी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एस, और उसका फॉर्मूला है 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। ठीक हो गया। जहाँ पर ये जो k of st से लिखा हुआ है, ये जो k of st है ये हमारे पास e raised to power minus st है, ठीक है। और ये बता रहा है कि जो हमारी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगी उसमें जो ये जो कर्नल होगा ना हमारा,
वो एक s पे डिपेंड कर रहा होगा और t पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। यानी फंक्शन तो हमारा t पे डिपेंड कर रहा है और फंक्शन के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो s पे डिपेंड कर रहा है। तो जो ये कर्नल होगा ये दोनों फंक्शन का, दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन होगा e रेज़ पावर माइनस एस टी। जैसे हमने वहां पर देखा था e रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, तो ये ओमेगा और टी का दोनों का फंक्शन था, ये वाला कर्नल ओमेगा और टी का। टी हमारा सवाल होता था और ओमेगा में हमारा जवाब आता था। ठीक हो गया। अब जैसे उस वहां पर हमने जो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी देखी, यहाँ पर भी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी होती है। तो लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या करेगी, फंक्शन ऑफ एस को अगेन फंक्शन ऑफ टी में कन्वर्ट कर देगी। तो लैप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ, अब ये भी कि हमारा जो आंसर होगा ना, यानी हमारी जो फंक्शन जब एस में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम कैपिटल एफ से लिखेंगे, जो फंक्शन जो है वो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसको हम स्मॉल एफ लिखेंगे। तो स्मॉल एफ ऑफ टी और कैपिटल एफ ऑफ एस। तो ये लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज एक्चुअली एफ ऑफ टी, ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाएगा। और ये तो बड़ा सिंपल है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ लैप्लास ऑफ एफ क्या होगा, सिंपल एफ। यानी अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें एफ का तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब होगा एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस का आप लैप्लास इनवर्स लें तो एफ ऑफ टी आ जाना चाहिए, तो फंक्शन वापस आ जाएगा। तो आपने पहले लैप्लास लिया फिर उसका इनवर्स लिया तो फंक्शन वापस आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप लैप्लास इनवर्स पहले लेते हैं एफ का तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन वापस, और उसका फिर से लैप्लास लेते हैं तो दोबारा से एफ वापस आ जाएगा। ठीक है, ये कोई आपका मे बी एमसीक्यू की टाइप या जिस तरह हो सकता है। चले तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 when t is greater than 0। ठीक है, तो ये कोई हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह का नजर आ रहा है। ये t इधर को प्लॉट हो रहा है और यहाँ पे f ऑफ t है, यहाँ पे t है, तो ये 1 यहाँ पर ये वैल्यू 1 है और फंक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंटली 1 है। तो ये 1 आपका फंक्शन, हमने देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाकर, हमने एक्चुअली इसको इतना स्टडी नहीं करना है कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करके देखें, हमने जस्ट ये देखना है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। सो लैप्लास ऑफ f क्या होगा, लैप्लास ऑफ 1 which is 0 to infinity e raised to power minus st। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर में जाहिर है e raised to power minus st ही आ जाएगा। इसका आपने ले लेना है इंटीग्रल, e raised to power minus st का आ जाएगा e raised to power minus st डिवाइडेड बाय s माइनस s। ठीक है, उस पर आप लिमिट लगा दीजिए। तो s जो है ना, ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, s इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप जब इंफिनिटी पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, इंफिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, e रेज़ टू पावर 1 ओवर e रेज़ टू पावर इंफिनिटी, और e रेज़ टू पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 0। ठीक हो गया, e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 0 हो गया। ये जो लाइंस आ रही है ना आपके बोर्ड पे, ये बेसिकली कोई बच्चा शायद इसके ऊपर लिख रहा है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे ना तो वो चूंकि मे बी अलाउ किया हुआ है आपको मैंने कि स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं, सो ये उसके ऊपर ये लाइंस शो होंगी। ठीक है, अगर आप कोई बच्चा अगर लिख रहा है तो वो ना लिखे क्योंकि मजीद फिर आपको शायद नजर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए e रेज़ पावर माइनस एस टी में आपने इंफिनिटी पुट किया तो e रेज़ पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो गया, फिर आपने 0 पुट किया तो ये वाला माइनस खत्म हुआ उस 0 की वजह से, और e रेज़ पावर 0 1 हो गया, तो ये 1 ओवर s आपके पास आ गया। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो है वो क्या होती है, 1 ओवर s। अब आपको अगेन मैं याद करा रही हूँ कि s को आपने सिंपल वेरिएबल कंसीडर नहीं करना, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो 2 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई उसमें जाके आप प्लॉट करो 1 ओवर s को, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि वो सही आपका विजुअलाइजेशन नहीं होगी। अभी हम विजुअलाइजेशन कर ही नहीं रहे, लेकिन आपने जैसे मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैंने कहा था ना, आप इसको प्लॉट कर करके देखो, ये बड़ी मजे की चीज बनेगी। इसमें आपने वैसा नहीं करना, आपने जैसे इसका आंसर निकालना है। ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया 1 का, x का या t का देख सकते हैं आप, t का क्या होगा आगे जाके हम देखते हैं। t का f ऑफ t e रेज़ टू पावर at का देखिए क्या होगा। एग्जांपल नंबर 2 में f ऑफ t इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर at, तो e रेज़ टू पावर at का क्या होगा, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at इज 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st, और f ऑफ t की जगह आपने लिख दिया e रेज़ टू पावर at,
और यहाँ से e की बेस चूंकि सेम है, पावर्स को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एस टी माइनस ए टी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस था बेसिकली ये माइनस अंदर आके ऐड होगा तो ये यूं हुआ है, इसको आपने लिखा है ई रेज़ पावर माइनस एस टी प्लस ए। आप बेहतर है कि अपने जो माइक है ना उनको म्यूट कर दें ताकि अनवांटेड शोर जो है वो ना आए। अगर आपने बोलना हो तो तभी अपना माइक ऑन कीजिए, जब आपने नहीं बोलना तो अपना माइक जो है वो ऑफ रखिए। ठीक है बेटे, समझ आ रही है आपको? जब आपने बोलना हो ना तभी अपना माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज माइक को ऑफ रखिए। ठीक है। चलिए तो हम स्क्रीन पे जाते हैं दोबारा। कहाँ गई हमारी स्क्रीन? ये रही जी। तो यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ से माइनस बाइट निकाल लीजिए, इधर से माइनस बाइट निकाल लिया तो ये आ गया एस माइनस ए इंटू टी। ठीक हो गया। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आपने इंटेग्रल लिया तो क्या आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस एस माइनस ए, और नीचे भी माइनस एस माइनस ए आ गया जिसको आपने ए माइनस एस लिख दिया। और इसी तरह आप इसके अंदर इंफिनिटी पुट करें तो ए जो है उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि कांस्टेंट है, इंफिनिटी पुट करें तो क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, और वो अगेन जीरो हो जाएगा। और जब आप जीरो पुट करेंगे तो ई टू द पावर जीरो जो है वो क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास आ जाएगा 1/, और यहाँ पे माइनस भी तो आएगा ना, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस होगा। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसका आंसर जीरो आया, फिर माइनस जब आपने जीरो पुट किया तो उसका आंसर क्या आया 1। तो 1/, ए माइनस एस, और ये माइनस जो है उसकी वजह से यहाँ पर एस माइनस ए हो गया। तो ई रेज़ पावर ए टी का फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास आ गया 1/s माइनस ए। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है थ्योरम, और ये थ्योरम है लिनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। आपने फोरियर सीरीज की लिनियरिटी भी देखी थी, जिसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और उनके साथ कुछ कांस्टेंट है, यानी अगर आपके पास a एक कांस्टेंट है और फंक्शन f ऑफ t है, और फिर b एक कांस्टेंट है और फंक्शन g ऑफ t है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो होगा ये कि आप a को बाहर लिख के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t ले सकते हैं, प्लस b को बाहर रख के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ t ले सकते हैं। और अगेन ये इसलिए क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली क्या है, इंटेग्रल। तो इंटेग्रल जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। अगर आपके पास x प्लस साइन x का इंटेग्रल हो तो आप क्या करते हो, इस पे अलग से इंटेग्रल लगा देते हो, इस पे अलग से लगा देते हो। ठीक है। तो ये उसी तरह का है, और ये एक सिंपल सी जो है वो उसका प्रूफ है, जो कि आप देखो कि आपको मतलब करने की जरूरत नहीं है। ए वाई निकालो, ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी पे लगा दो, जी ऑफ टी पे लगा दो, तो ये आपके पास आ जाएगा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कॉस और साइन, यानी साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस की का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए आसान तरीका ये है कि आप कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। जैसे आप साइन और कॉस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो ना, तो यहाँ पे आता है ई रेज़ पावर आयोटा ए टी, ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ए टी। यहाँ पर आयोटा अगर नहीं आएगा तो ये कॉस हाइपरबोलिक के फंक्शन यानी हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे, अगर आयोटा आएगा तो ये सिंपल साइनसॉइडल फंक्शन होंगे। बस समझ आ रही है? यानी अगर आपके पास e टू द पावर आयोटा ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 आता है, ये होता है कॉस ऑफ ओमेगा। ठीक है। अगर आपके पास इस तरह यहाँ माइनस आता है तो ये साइन, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आयोटा आता है तो ये होता है साइन ओमेगा। और अगर आपके पास ये आयोटा नहीं होता, यहाँ पे ये आयोटा ना हो अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, ये कॉश बन जाएगा, जिसको आप कॉस हाइपरबोलिक भी कहते हो। ठीक है, ये कॉश या कॉस हाइपरबोलिक होगा। तो आपने कॉस को भी और कॉस हाइपरबोलिक को भी और साइन हाइपरबोलिक को भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लिया। अब ई रेज़ पावर ए टी का भी हमने ऊपर किया, ई रेज़ पावर माइनस ए टी का भी हम कर सकते हैं, बड़ा आसान है। ई रेज़ पावर ए टी का आया था 1/s माइनस ए, तो ई रेज़ पावर माइनस ए टी का आ जाएगा 1/s प्लस ए। तो आपने क्या किया, लिनियरिटी को यूज करते हुए लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक लिया, तो वो आ गया
1/2 और लेप्लास ऑफ AT प्लस लेप्लास ऑफ माइनस AT। तो ये आपने लैदा से लिनियरिटी को यूज करते हुए दोनों का लेप्लास लिया है। इसका लेप्लास हमने ऊपर निकाला था 1/s माइनस a, इसका भी ऊपर, इसका नहीं निकाला, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस a है तो हमें पता है कि बाय इंट्यूशन के ये माइनस a यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो 1/s प्लस a उसका हो गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कॉस हाइपरबोलिक का जो ट्रांसफॉर्म है वो होगा s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक का निकाल लीजिए, उसका फॉर्मूला लिख के यहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपली इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया। और अब हमने कॉस और साइन का देखना है। तो कॉस और साइन के लिए क्या करें, उसके लिए आपने ई में चेंज नहीं करना उसको, यानी कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी है, अगर हाइपरबोलिक है तो फिर आप चेंज कर लें ई में एक्सपोनेंशियल में, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप उसमें चेंज ना करें। अब उसमें के लिए आपने करना ये है कि आप देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस, एल सी का मतलब है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा 0 to infinity e raised to power minus st cos of omega t, f of t की जगह आपने cos of omega t लिख लिया dt is equal to, तो आपके पास दो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस को आप बाय पार्ट्स सॉल्व कर लें। तो पहला फंक्शन आप जो है वो cos of omega t के ले लें तो वैसे ही रहा, और दूसरा फंक्शन e raised to power minus st है तो उसका इंटीग्रल आ जाएगा e raised to power minus st divided by s minus s। तो यहाँ पे ये लिमिट आ गई माइनस फर्स्ट जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी, और जो आपका ये वाला फंक्शन था सेकंड उसका इंटीग्रल, तो उसके इंटीग्रल का s बाहर आ गया और इसके डेरिवेटिव का ओमेगा बाहर आ गया, तो ओमेगा ओवर s 0 to infinity e raised to power minus st sin of omega t dt। और यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी पुट करते हैं तो e raised to power minus infinity 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और जब आप इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो e raised to power 0 तो 1 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पे ये माइनस s है, cos में 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या होता है 1, तो वो भी 1 हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/s, ठीक हो गया। और चूंकि आपने 0 पुट करने से पहले नेगेटिव भी तो लगाते हैं, पहले आप फर्स्ट लिमिट पुट करेंगे, उस लिमिट की वजह से यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर आप माइनस साइन लगाएंगे और फिर दूसरी लिमिट पुट करेंगे, तो वो जो दूसरी लिमिट का माइनस होगा और ये माइनस होगा वो खत्म हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/s। फिर इस वाले पे आ जाए, इसमें क्या होगा कि ये जो चीज है आपकी ओमेगा ओवर एस, इसको वैसे लिख दें, और ये जो है ना इसको आप ये बेसिकली साइन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म बन रहा है, तो इसको आप लिख लें एल ऑफ एस, आप लिख लें एल ऑफ एस। अब इसको यहीं पे छोड़ दें, इसको यहाँ पे छोड़ दें और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन लिखते हैं। तो साइन का जब लेंगे तो उसमें भी देखो कि ये आ जाएगा, आप साइन फर्स्ट फंक्शन रख लें, तो उसमें जो है जब आप 0 इंफिनिटी पुट करेंगे तो ई की वजह से 0 हो जाएगा, ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी, तो आप 0 पुट करेंगे तो ये साइन की वजह से ये चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होता है। सो ये तो हो गया 0 कंप्लीटली, दिस इज इक्वल टू 0, और हमारे पास बच गया ये वाला, तो ओमेगा ओवर एस 0 to infinity e raised to power minus st cos of omega t। तो ये जो है हमारा, ये अगेन क्या बन रहा है लैप्लास ऑफ cos, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास लैप्लास ऑफ cos जो है वो लैप्लास ऑफ साइन की फॉर्म में आ रहा है, और लैप्लास ऑफ साइन जो है वो लैप्लास ऑफ cos की फॉर्म में आ रहा है। तो फिर हम ये करते हैं कि हम एक की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लैप्लास ऑफ cos में हम लैप्लास ऑफ साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने देखा लैप्लास ऑफ साइन जो है ओमेगा ओवर एस लैप्लास ऑफ cos है, तो आपने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ से इसको ओमेगा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बना लें, और लैप्लास ऑफ cos को और ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर को उठा के उधर ले जाएं, इधर ये माइनस हो रहा है उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैप्लास बाहर निकाल, लैप्लास ऑफ cos बाहर निकाला आपने, और अंदर आ गया आपके पास एक इसके साथ जो 1 था, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, ठीक हो गया, और इधर ये 1 ओवर एस वैसे ही रहा, और यहाँ से आपने लैप्लास ऑफ cos निकालना है, तो इस सारे को उठा के वहां पर डिवाइड कर दीजिए और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ साइन में भी आपने, साइन जो है वो लैप्लास ऑफ cos की फॉर्म में आ रहा था, तो आपने इसको भी क्या करना है लैप्लास ऑफ cos की वैल्यू पुट करके लैप्लास ऑफ साइन बना के साइन वाली वैल्यू उठा के इधर ले आए, उन दोनों में से लैप्लास ऑफ साइन को बाहर निकालें, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।
अब देखो कि जो यहाँ पर अब देखो कि अगर ओमेगा था तो हमारे आंसर में ओमेगा आ रहा है, एस तो है ही, और अगर यहाँ पे ओमेगा की बजाय ए होगा ना, कोई भी और कांस्टेंट होगा तो वो आ जाएगा, यानी लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ कॉस ऑफ ए टी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि उसको होना चाहिए एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट आ जाएगा जो ए कॉस के साथ है। चलिए उसके बाद आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन टी की पावर n+1 लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर n को 0 करके t की 1 पावर भी ले सकते हैं, तो इसको हम जनरली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जनरली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, बल्कि शायद नीचे हो। हाँ जी, ये आपने खुद सॉल्व करना है। बेटे आप शोर आ रहा है किसी का, अपना माइक ऑफ कर दीजिए, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए अपना, थैंक यू, माइक ऑफ कर दीजिए। तो ये एक हम जनरल फॉर्मूला बनाने लगे हैं टी का, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर n+1। इसमें आप n को 0 रख के t की 1 पावर का यानी t का लैप्लास भी बना सकते हैं। हम फॉर्मूला हमने बना देना है, उसके बाद अब t की वैल्यू रख के इसके अंदर ये फाइंड करते जाएं। n की वैल्यू 1 रख के हम t स्क्वायर का भी मालूम कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 रख के t क्यूब का भी मालूम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन ड्रॉ करने लगे हैं। सो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी e⁻st t टू द पावर n+1 dt। और अब यहाँ पर आपने चूंकि दो फंक्शंस हैं अगेन, आप क्या करें कि इस फंक्शन को अगेन आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, तो ये आप पास आ जाएगा t टू द पावर n+1, और ये वाला आपका सेकंड फंक्शन होगा तो e टू द पावर -st डिवाइडेड बाय s, 0 टू इन्फिनिटी, प्लस इसी तरह यहाँ पर आप t का जब फर्स्ट फंक्शन लिया था ना आपने, इसको इधर आएगा इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा n+1 t टू द पावर n+1 - 1, तो वो हो जाएगा t टू द पावर n, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह इसका जो इंटीग्रल था उसका s यहाँ बाहर आ जाएगा नीचे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वजह से ये 0 हो जाएगा, और जब आप 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 की पावर कोई भी लें तो 0 ही होता है, तो ये वाला सारा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आपके पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय s, 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, ठीक है। तो ये हो गया n+1 ओवर s इंटू लैप्लास टू द पावर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n। इसी तरह जब t टू द पावर n का लेंगे तो आपके पास आ जाएगा n ओवर s टू द, यहाँ पे आ रहा है ना n+1 ओवर s की पावर 1, तो आ जाएगा n ओवर s की पावर n-1 आई गेस। और इस तरह फिर आप नेक्स्ट का लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एंड पे आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, ठीक है, और साथ में आपके पास आ जाएगा चलें इसका हम प्रूफ जो है वो करेंगे, क्योंकि इसको एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने की जरूरत है, इसका हम प्रूफ कर लेंगे। अभी के लिए आप जो है वो यूं कीजिए, ये वाला ना कीजिए, आप कीजिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी जो है वो उसका आंसर आपके पास आना चाहिए, बल्कि टी तो हमने सॉल्व किया है, 1 सॉल्व किया है हमने, टी को सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपके पास 1 ओवर s स्क्वायर आना चाहिए। टी स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, उसका ये 2 फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं ना आप, आपके पास 2 into 1 आ रहा होगा, ये 1 आ ही नहीं रहा होगा, तो आप 2 को सिंपली 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। टी टू द पावर n जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह हम टी टू द पावर अल्फा को भी सॉल्व कर लेंगे, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, e टू द पावर at cos ओमेगा t, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और हाँ ये दोनों हैं आपके पास, ये वाले दोनों हैं, e raised power at cos of omega t और e raised power at sin of omega t। इसको आप देखिए आपने क्या करना है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक ये हम पढ़ लेते हैं, फिर आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे जो हमने लास्ट दो फंक्शंस की प्रोडक्ट देखी है।
सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है, that if f of t has a transform f of s where s is greater than k from for some k, ठीक है, then e raised to power a t f of t has the transform f of s minus a where s minus a is greater than k. इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपके पास e raised to power a t है, ये जरूरी होना चाहिए, और साथ में कोई भी f of t है, वो f of t हो सकता है, वो f of t sin ओमेगा t हो सकता है, वो f of t cos ओमेगा t हो सकता है, वो f of t कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो आपके पास e raised power at होना चाहिए और दूसरा f of t होना चाहिए। f of t कुछ भी हो सकता है, तो e raised power at हो और f of t हो, तो आप क्या करोगे कि f जो आपकी ट्रांसफॉर्म आएगी उसमें सिंपली f of s की बजाय जहां जहां s होगा ना वहां पर आपने s माइनस ए रख दिया। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हम देखिए कि कॉज ऑफ मेगा, जो कॉज ऑफ मेगा टी है उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। इसका आंसर, इसका लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ऑफ कॉज ऑफ मेगा टी क्या होता है, ये होता है एस ओवर एस माइनस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इसके साथ ई रेज़ पर ए टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर उसमें आप क्या करोगे कि आप सिंपली ये जहां जहां s होगा इस फॉर्मूला में उस जगह पर आप a पुट कर देंगे, s माइनस ए पुट कर देंगे, सो s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह साइन वाले में भी साइन का जो भी जवाब होगा उसमें आपने क्योंकि साथ ई रेज़ पर ए टी भी आ रहा है तो आपने साथ में s माइनस ए पुट कर देना है। यहाँ पे अगर ई रेज़ टू पावर एफ टी होगा ना, ई रेज़ टू पावर क्यू टी होगा ना, तो आपने यहाँ पे ए की जगह क्यू ही रखना है, जहाँ जो भी ई की पावर में कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट साथ आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आप देखो कि यहाँ से लैप्लास खत्म हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर ए टी एफ ऑफ टी जो है उसका आंसर क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम कैसे, छोटा सा प्रूफ है इसका। प्रूफ ये है कि एफ ऑफ एस माइनस ए क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। हमने प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एस माइनस ए जो है वो ई रेज़्ड टू पावर ए टी एफ ऑफ टी का लैप्लास है, ठीक है, यही प्रूफ करना है ना हमने। तो क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी, ठीक है, क्योंकि एस माइनस ए है तो यहाँ पर एस की बजाय एस माइनस ए आ जाएगा, एफ ऑफ टी डी टी। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एस टी माइनस एस टी को सेपरेट कर लो और माइनस प्लस ए टी को सेपरेट कर लो, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी ई रेज़्ड टू पावर प्लस ए टी एफ ऑफ टी। अभी ई रेज़्ड टू पावर ए टी एफ ऑफ टी जो है ये हो गया हमारा एक नया फंक्शन, ये फंक्शन है और ये उसके साथ कर्नल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, ठीक है। सिंपल सा इसका प्रूफ है जिससे हमें हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि जब भी आपके पास ई रेज़्ड टू पावर ए टी या ई रेज़्ड टू पावर कुछ भी हो, साथ में टी हो और साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप सिंपली उस फंक्शन की का लैप्लास लो और उसके अंदर ये जो e की पावर में a है ना, उसमें s की जगह s माइनस ए या a की बजाय अगर यहाँ पे कोई भी और कांस्टेंट है तो s माइनस वो कांस्टेंट पुट करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह आपके ये वाले दोनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अभी के लिए हम यहीं तक क्लास को वो करते हैं। हमारी क्लास कितने टाइम की हो गई है, कोई बता सकता है टाइम कितना हो गया हमें? 10:06 10:06 तो हो गए। मुझे ये बताइए कि क्लास को कितना टाइम हो गया है, रिकॉर्डिंग कितने टाइम की हो गई है? ऑलमोस्ट 40 मिनट्स 30 मिनट की हुई है, 40 मिनट्स 40 मिनट 40-45 मिनट्स हो गई है। चलिए, तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपको मैंने टी और टी स्क्वायर 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। सुबह इंशाल्लाह हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे और कुछ क्वेश्चन, बल्कि आप यूं कीजिए कि आपको एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं जो आसान से हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा साथ में। ये रही आपकी एक्सरसाइज। इसमें देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 3t + 12 के साथ आप सपोज कर लो 1 है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आपको पता है और t आप निकाल लो कि आपने निकालना है। इसी तरह cos पाई t में आप cos a t या cos ओमेगा t हमने सॉल्व किया ना, पाई t में ओमेगा की जगह पाई आ जाएगा।
और इसी तरह यहाँ पर देखो a माइनस बी टी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 2ab टी, ये हो जाएगा ना। तो ये सारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रख के एक दफा आपको 1 का लेना पड़ेगा, एक दफा टी स्क्वायर का लेना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, एक दफा टी का लेना पड़ेगा। और हर दफा आपको ट्रांसफॉर्म पूरी तरह सॉल्व नहीं करना, आपने कुछ ट्रांसफॉर्म याद कर लेने, आपको टी का, टी स्क्वायर का, 1 का, इन सब के ट्रांसफॉर्म, कॉस का, साइन का, सब के ट्रांसफॉर्म याद होने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा आपसे, 3 भी हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन आप करके देखिएगा। ये देखो e रेज़ टू पावर at की बजाय e रेज़ टू पावर माइनस t है, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है, तो अभी हमने जो एस शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा ना उसके जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। ये वाला भी एस शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह ये जो है ना, ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको आपने ना ये दो वैल्यूज ऐड हो रही है ना, इसका आपने कोई फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है, ना हुआ तो हम कर लेंगे, इसको भी ट्राई करिएगा आप, और इसी तरह इसको भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा आपने बाकी क्वेश्चन जो है वो 4 के अलावा बाकी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं होंगे तो मुझे बताइएगा, फिर हम करेंगे, और कल हम जो है वो ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। समझ आ गई आप लोगों को? बेटे समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम आ रही। चलें, आप आज के लिए इतना ही, जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो कीजिएगा। सुबह इंशाल्लाह आप मुझे ग्रुप में बता दें कि आप किस टाइम पर इजीली क्लास ले सकते हैं, हम उस टाइम पे क्लास ले लेंगे, ठीक है। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। मैम